नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन साहित्यिक कहानियाँ इन हिंदी चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में जो कहानी मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वह कहानी बहुत ही अच्छी है और हमारे आपके हृदय को स्पर्श करने वाली है। दोस्तों, कहानी बांग्ला भाषा में पारंगत हमारे देश के राष्ट्रीय गान के निर्माता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। कहानी का नाम है पाषाणी। मित्रों, पाषाणी का अर्थ होता है पत्थर। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे उसका हृदय पत्थर हो गया यानी पाषाण का हो गया, वैसे ही यहाँ पाषाणी का प्रयोग एक नवयौवना स्त्री के हृदय से किया गया है। ये कहानी बीए पास अपूर्व कुमार और गांव की एक अल्हड़ उद्दंड नखरीली किंतु बहुत ही खूबसूरत लड़की मृगमयी की है। तो आइए सुनते हैं कहानी पाषाणी। अपूर्व कुमार बीए पास करके गर्मी की छुट्टी में विश्व की महान नगरी कोलकाता से अपने गांव वापस आ रहे थे। मार्ग में छोटी सी नदी पड़ती है। वह बहुधा बरसात के अंत में सूख जाया करती थी, परंतु अभी सावन मास है। लगातार कई दिनों तक घनघोर बरसात के बाद आज तनिक मेघ छटे और न पटल पर सूर्यदेव के दर्शन हुए। खैर, नौका अपने यथा स्थान पर लग गई। नदी के उस तट पर से वृक्षों की आड़ से अपूर्व के घर की छत दिखाई दे रही थी। घर पर किसी को खबर तक नहीं थी कि अपूर्व शहर से लौट रहा है, अतः घर में लिवाने के लिए कोई नहीं आया। नाविक सूटकेस उठाने के लिए तैयार हुआ तो अपूर्व ने उसे इनकार कर दिया। वह स्वयं ही सूटकेस हाथ में लेकर आनंद की लहर से झटपट नौका से उतर पड़ा। उतरते ही घाट पर थी फिसलन, सूटकेस सहित वह दलदल में गिर पड़े। अपूर्व बहुत ही लज्जित हुए और झटपट स्वयं को संभालकर चहुओं ओर देखने लगा। देखा कि घाट के एक छोर पर जहां महाजन की नौका से नई ईंटें उतारकर इकट्ठी की गई हैं, उन्हीं पर बैठी हुई एक नौयौवना हंसते हंसते लोटपोट हो रही है। अपूर्व ने उसे पहचान लिया कि वह उसी के पड़ोसी की लड़की मृगमयी है। पहले इसका घर यहाँ से बहुत दूरी पर बड़ी नदी के तट पर था। 2-3 साल गुजरे। नदी में बाढ़ के कारण वहां पर स्थान छोड़कर अब वहां से चले आना हुआ। मृगमयी के विषय में बहुत कुछ अपवाद सुनने को मिलता है। ग्रामीणवासी पुरुष तो इसे स्नेह के स्वर में पगली कहते हैं। गांव के छोकरों के साथ ही इसका खेलना है। पिताजी की लाडली बिटिया ठहरी, इसलिए वह इतनी निर्भय थी। वास्तव में इस विषय में मृगमयी की माँ अपनी सहेलियों के आगे हर समय अपने पति के विरुद्ध फरियाद किया करती थी, मगर फिर भी यह सोचकर कि पिता बेटी को लाड़ करते हैं, जब वे अवकाश के समय घर आते रहते तो मृगमयी के नेत्रों में अश्रु उनके हृदय पटल पर बहुत ही आघात पहुंचाते। वे प्रवासी पति का स्मरण करके लड़की को किसी प्रकार की पीड़ा तक नहीं पहुंचा सकती थी। मृगमयी का रंग देखने में बहुत अधिक साफ नहीं था। छोटे छोटे घुंघराले केस पीठ पर रहते थे। चेहरे पर बिल्कुल बचपना छाया रहता था। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, ना तो भय, ना लज्जा, ना हाव भाव, किसी प्रकार का संशय। वह लंबी, परिपुष्ट, सबल और स्वस्थ थी। उसकी आयु अधिक है या कम है, यह प्रश्न कभी किसी के मन में नहीं उठता। यदि उठता तो ग्रामीण पड़ोसी इस बात पर माता पिता की निंदा ही करते कि वह अब तक कुंवारी ही फिर रही है। हमारे अपूर्व कुमार ने अवकाश के दिनों में घर आकर इससे पहले और भी 2-4 बार इस सीमाहीन नवयौवना यानी मृगमयी को देखा और फालतू समय में, यहाँ तक कि काम के समय में भी उसके विषय में विचार किया। इस धरा पर बहुत से चेहरे ऐसे देखने में आते हैं, पर कोई न कोई चेहरा ऐसा होता है जो कुछ न कहना न सुनना चट से मन के भीतर जाकर ऐसा बस जाता है कि उसे निकालना ही मुश्किल हो जाता है। ईंटों के ढेर से बहती हुई हंसी की तरंग सुनते सुनते वृक्षों की छाया के नीचे दलदल में सने निम्न सूटकेस लिए श्रीयुक्त अपूर्व कुमार किसी तरह अपने घर पहुंचे। अकस्मात ही बेटे के पहुंच जाने पर विधवा माँ मारे उल्लास के फूली न समाई। उसी समय खोया, दही, दूध, बढ़िया मछली की तलाश में दूर पास सब स्थानों पर आदमी दौड़ाए गए और पास पड़ोस में भी किसी प्रकार की हलचल पैदा हो गई। भोजन की समाप्ति पर माँ ने बेटे के आगे प्रस्ताव छेड़ दिया विवाह का। अपूर्व इसके लिए तैयार ही था। अपूर्व ने कहा, पहले लड़की तो देख लो, फिर देखा जाएगा। माँ ने उत्तर दिया, लड़की वड़की सब देखी जा चुकी, इसके लिए तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। किंतु अपूर्व इसके लिए स्वयं ही फिक्र करने के लिए उद्धत हो गया। बोला, लड़की बिना देखे मैं विवाह नहीं कर सकता। माँ सोच में पड़ गई। ऐसी अनोखी बात आज तक तो नहीं सुनी थी। फिर भी वह राजी हो गई।
अगले दिन अपूर्व कुमार को लड़की देखने जाना है। लड़की का घर अधिक दूर नहीं है, पड़ोस में ही लड़की का घर है। तनिक कुछ कोशिश करने के बाद ही कपड़े बदन पर डाले, जिसमें धोती दुपट्टा और जोड़कर रेशमी अचकन, सिर पर अमीरी रंग की गोल पगड़ी और पैरों में बढ़िया चमकते हुए जूते पहनकर रेशमी कपड़े और की बढ़िया छतरी हाथ में लटकाए वह सवेरे ही चल दिए। भाभी ससुराल में घूमते ही वहां कोलाहल मच गया। अंत में यथा समय कंपित हृदय से झाड़ पोंछ कर रंग वंग कर जूड़े से गोटे आदि लगाकर एक पतली रंगीन साड़ी में लपेटकर उसे भावी पति के सामने लाया गया। आगंतुका एक कोने में लगभग घुटने और माथा झुकाए चुपचाप जड़ वस्तु सी बैठी रही और उसके पीछे धैर्य बधाए रखने के लिए खड़ी एक अधेड़ अवस्था की दासी। उसका एक भाई जो कि अभी बच्चा ही था, अपने परिवार में अनाधिकार प्रवेश करने वाले इस नए व्यक्ति की पगड़ी, घड़ी, चैन और उठती हुई मूछें की बड़ी ध्यान से टकटकी लगाए देखने लगा। अपूर्व ने कुछ देर मूछों पर हाथ फेरने के बाद अंत में गंभीरता के साथ पूछा, तुम क्या पढ़ती हो? आभूषणों के भार से दबी हुई लज्जा की गठरी में से उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। 2-4 बार पूछे जाने पर अधेड़ दासी द्वारा पीठ पर बारंबार धैर्य की थपकियां देने पड़ने के बाद लड़की ने बहुत ही धीमे स्वर में शीघ्रता के साथ एक ही सांस में कहकर छुट्टी पा ली। कन्याबोधि ने दूसरा भाग व्याकरण सार, भूगोल, अंकगणित और भारत का इतिहास। इतने में बाहर से किसी की तेज चलने की आवाज धम धम सुनाई दी। दूसरे ही क्षण दौड़ती, हाँफती और पीठ पर केसों को हिलाती हुई मृगमयी वहां आ पहुंची। उसने अपूर्व की ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं, सीधे उस भावी वधू के भाई रखाल के पास पहुंची। उसके कोमल हाथ को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। रखाल उस समय भावी वधू को देखने में लीन था, वहां से किसी प्रकार टस से मस न हुआ। अपूर्व अपनी सारी की सारी मनोता यश को एकत्रित करके पगड़ी बांधे माथे को ऊंचा करके बैठा रहा। उधर के पास लटकती हुई घड़ी की चैन को हिलाने लगा। अंत में मृगमयी ने जब देखा कि उसका साथी किसी तरह विचलित नहीं हो रहा, तब उसने उसकी कमर पे जोर से मुक्का मारा और लगे हाथों भावी वधू के माथे का घूंघट उखाड़कर आंधी की वेग के समान जिस प्रकार आई थी उसी प्रकार भाग गई। दासी मन मार कर रह गई और भीतर ही भीतर घुमड़ कर गरजने लगी। रखाल अचानक घूंघट के हट जाने से यकायक खिलखिला कर हंस पड़ा। इस खुशी में कमर पर पड़े मुक्के की चोट को भी वह भूल गया। इसके बाद वहां शांत सभा अधिक देर तक न चल सकी। गठरी सी बनी हुई भावी वधू अपने को बड़ी कठिनता से लंबी बनाकर दासी के साथ घर के अंदर चली गई। अपूर्व अपनी मोछों पर हाथ फेरता हुआ उठ खड़ा हुआ और बाहर जाकर देखा तो उसका बढ़िया नया जूता वहां से गायब है। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी पता नहीं लग पाया कि जूता कौन ले गया और कहाँ गया। घर वाले सभी बड़े परेशान हुए। जब किसी प्रकार भी जूता का पता नहीं लगा तो अंत में विवश होकर घर के मालिक की फटी पुरानी ढीली चट्टी पहनकर फालतून पगड़ी से सुसज्जित अपूर्व गांव में कीचड़ वाले रास्ते से बहुत ही सावधानी के साथ पार करता हुआ घर की ओर चल दिया। तालाब के किनारे सुनसान पथ पर पहुंचते ही सहसा फिर उसे वही जोर की हंसी का स्वर सुनाई दिया। अपूर्व कुछ लज्जित सा होकर ठिठक गया, इधर उधर दृष्टि फेंक कर देखने लगा। इतने में सघन झाड़ियों में से निकलकर किसी निर्लज्ज अपराधिनी ने उसके सामने नए जूते रख दिए और चट से बाहर जाने के लिए उद्धत हो गई। अपूर्व ने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने कैद में ले लिया। मृगमयी ने यथाशक्ति टेढ़ी तिरछी होकर पूरी शक्ति का प्रयोग करके भागने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह सब व्यर्थ रहे। घुंघराले केसों में घिरे हुए उसके गोल मटोल चेहरे पर सूर्य की किरणें वृक्षों की डालियां और पल्लवों में छन छन कर पड़ने लगी। अपूर्व ने मृगमयी के ऊपर उठे चेहरे पर तनिक झुककर उसकी खंजन सी चंचल आंखों के भीतर गहरी दृष्टि फेंक कर देखा, फिर बहुत धीमे से उसे अपनी मुट्ठियों में बंधन से मुक्त कर दिया। अपूर्व क्रोधित मुद्रा में मृगमयी को पकड़कर मारता तो उसमें तनिक भी अचंभा न होता, किंतु वह किसी प्रकार सुनसान पथ में इस अनोखी सजा का वह कुछ अर्थ ही ना समझ सकी। नर्तन करती हुई प्रकृति नटी के निपुरों की झनकार की भांति फिर वही हास्य ध्वनि
उस नीरव पथ में गूंज उठी। अपूर्व धीरे धीरे पग उठाता हुआ घर की ओर चल दिया। अपूर्व उस दिन अनेक प्रकार के बहाने बना बनाकर ना तो घर के अंदर ही गया और ना ही माँ से भेंट की। किसी के यहाँ भोजन का निमंत्रण था, वह वहीं खाकर सो गया। संध्या को अपूर्व जब घर के भीतर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, क्यों रे, लड़की देखने गया था, कैसी है, पसंद है या नहीं? अपूर्व ने कुछ लजाते हुए उत्तर दिया, हाँ देख तो आया माँ, इसमें से मुझे एक ही लड़की पसंद है। माँ ने तनिक कुछ आश्चर्यचकित स्वर में पूछा, तूने कितनी लड़कियां देखी वहां पर? अंत में 2-4 प्रश्नोत्तरों के बाद माँ को मालूम हुआ कि उसके लड़के ने पड़ोसिन शारदा की लड़की मृगमयी को पसंद किया है। इतना पढ़ लिख कर भी यह पसंद, परिणाम यह निकला कि कमबख्त अड़ियल टट्टू की तरह गर्दन टेढ़ी करके कुछ पीछे को उठकर कह बैठी, मैं ब्याह नहीं करूंगी, जाओ। इस पर भी उन्हें ब्याह करना ही पड़ा। इसके बाद अध्ययन शुरू हुआ। अपूर्व की माँ के घर जाकर एक ही रात में मृगमयी की अपनी सारी दुनिया की बेड़ियां पहन ली। सास ने वधू के सुधार करना प्रारंभ कर दिया। बहुत ही कठोर मुद्रा बनाकर उसे बोली, देखो बेटी मृगमयी, अब तुम नन्ही बच्ची नहीं रही, हमारे घर में ऐसी बेहयाई नहीं चल सकेगी। सास ने यह बात जिस भाव से कही, मृगमयी ठीक उसी रूप में ना समझ सकी। उसने विचार किया कि घर में यदि ना चल सकी तो शायद कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। दोपहर के बाद वह घर में दिखाई ही ना दी। कहाँ गई शोर मच गया, ढूंढ शुरू हुई। अंत में विश्वासघात रखाल ने उसके गुप्त स्थान का पता बताकर उसे कैद करवा दिया। वह बड़ वृक्ष के नीचे श्री राधाकांत जी के टूटे रथ में छिप कर बैठी थी। सभी के सामने माँ ने पास पड़ोस के गृह स्त्रियों ने उसे इतना डांट फटकार, इतना लज्जित किया कि इसकी कल्पना आप स्वयं ही कर सकते हैं और सभी अंदाजा लगा ही सकते हैं। रात्रि को खूब घनघोर घटाएं छाई थी। रिमझिम मेघ बरसने लगे। अपूर्व ने धीरे से मृगमयी की सैया के पास जाकर उसके कानों में धीरे स्वर में कहा, मृगमयी, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती? मृगमयी ने तत्काल ही कड़क उत्तर दिया, नहीं, मैं तुम्हारे से हरगिज प्यार नहीं करती। मानो उसने सारी गुस्से की पोटली अपूर्व के माथे पर दे मारी हो। अपूर्व ने खिन्न स्वर में पूछा, क्यों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस दोष की संतोषजनक कैफियत देना तो कठिन है। अपूर्व ने मन ही मन कहा, इस विद्रोह मन को जैसे भी बने वश में करना ही होगा। अगले रोज सास ने मृगमयी में विद्रोही भाव के सब लक्षण देखकर उसे अंदर के कोठे में बंद कर दिया। पिंजड़े में फंसी नई चिड़िया की तरह पहले तो वह कोठे के अंदर फड़फड़ाती रही। अंत में जब कहीं भी उसे भागने का मार्ग दिखाई ना दिया तो वह हताश, क्रोध और उन्मत्त ही बिछौने की चादर की दांत से धज्जियां उड़ा दी। धरा पर औंधी गिर पड़ी और मन ही मन अपने पिता को याद करके रोने चिल्लाने लगी। ठीक उसी समय धीरे से उसके समीप जाकर कोई बैठ गया। बड़े स्नेह से उसके धूल धूसर केसों के कपोलों पर से एक और हटा देने का प्रयत्न करने लगा। मृगमयी ने बड़े जोर से अपना हाथ हिलाकर उसका हाथ हटा दिया। अपूर्व ने उसके कानों के पास अपना मुंह ले जाकर बहुत ही कोमल स्वर में कहा, मैंने चुपके से द्वार खोल दिया है, चलो अपने पीछे के बगीचे में आ जाएं। मृगमयी ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। अपूर्व ने उसकी टोड़ी पकड़कर उसका मुंह ऊपर उठाना चाहा और बोला, एक बार देखो तो सही कौन आया है। रखाल धरा पर औंधी लेटी हुई मृगमयी को घूरता हुआ हतबुद्ध सा द्वार पर खड़ा था। मृगमयी ने बिना मुंह उठाए अपूर्व का हाथ हटाकर अलग कर दिया। अपूर्व ने कहा, देखो रखाल तुम्हारे साथ खेलने आया है, इसके साथ खेलने नहीं जाओगी? उसने कुंपित स्वर में कहा, नहीं। रखाल ने भी देखा कि मामला कुछ रंगीन है। वह किसी प्रकार वहां से निकलकर जान बचाकर भाग गया। अपूर्व चुपचाप बैठा रहा। अब मृगमयी की अश्रु बहाकर सो गई। तब वह चुपके से उठा और द्वार की कुंडी चढ़ाकर दबे पांव वहां से चला गया। इसके अगले ही रोज मृगमयी को पिता की चिट्ठी मिली। उसमें इन्होंने प्राण प्यारी बेटी मृगमयी के विवाह में न आ पाने के कारण विलाप करके अंत में नव दंपति को शुभ आशीष दिया था।
मृगमयी ने सास माँ के पास जाकर कहा, मैं पिताजी के पास जाऊंगी। सास माँ ने अनायास ही वधू की इस असंभव प्रार्थना को सुनते उसे फटकार दिया और बोली, पिता का कहीं ठौर ठिकाना भी है? ऐसे ही पिता के पास जाएगी? तेरा तो हर काम दुनिया से निराला है। लाड़ मुझे पसंद नहीं है। वधू ने कोई उत्तर नहीं दिया। अपने कमरे में जाकर उसने भीतर से द्वार बंद कर लिया और बिल्कुल निराश मानो जिस प्रकार देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार वह कहने लगी, पिताजी तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। यहाँ कोई मेरा नहीं है। मैं यहाँ जीवित न रह सकूंगी। अधिक रात चले जाने पर जब उसके पति निद्रा में खो गए तो वह चुपके से द्वार खोलकर बाहर चल दी। वास्तव में बीच बीच में मेघों की गर्जना सुनाई देती थी, फिर भी बिजली की रोशनी में रास्ता दिखाई देने लायक काफी रोशनी थी। पिताजी के पास जाने के लिए कौन से रास्ते को पकड़ना चाहिए मृगमयी को कुछ पता न था। उसे तो केवल इतना ही विश्वास था कि जिस रास्ते पर पत्रवाहक डाक लेकर जाते हैं उसी मार्ग पर दुनिया के किसी भी ठिकाने पर पहुंचा जा सकता है। मृगमयी भी उसी रास्ते पर चलती रही। चलते चलते उसका शरीर पूरा टूट चुका था। रात्रि का अंतिम पहर भी लगभग खत्म हो चुका था। वह विचार कर रही थी कि अब किस ओर चलना है चाहिए। इतने में एक परिचित झमझम शब्द सुनाई पड़ा। थोड़ी देर में कंधे पर चिट्ठियों का थैला लटकाए हांफता हुआ पत्रवाहक खट आ पहुंचा। मृगमयी जल्दी से उसके पास जाकर करुणा स्वर में बोली, कुशीगंज में पिताजी के पास जाऊंगी, तुम मुझे साथ ले चलो ना। उसने उत्तर दिया, कुशीगंज कहाँ है? इसका मुझे नहीं मालूम। छोटा सा उत्तर देकर वह घाट पर जा पहुंचा और घाट पर बंधी हुई डाक की नौका में बैठकर नाविक को जगा कर नौका खुलवा दी। उस समय उसे किसी पर दया करने या पूछताछ करने की फुर्सत नहीं थी। देखते देखते बाजार घाट सज गए। मृगमयी ने घाट पर पहुंचकर एक नाविक से कहा, मुझे कुशीगंज पहुंचा सकते हो? उस नाविक ने उत्तर देने से पहले ही बगल की नौका में बैठे कोई बोल उठा, अरे कौन? मृगमयी बिटिया, तो यहाँ कैसे? मृगमयी ने व्यग्रता से उत्तर दिया, बनमाली, मैं पिताजी के पास कुशीगंज जाऊंगी। तुम मुझे भी अपनी नौका में ले चलो ना। बनमाली उसके गांव का ही एक नाविक था। उसने पूछा, बाबूजी के पास जाएगी बिटिया? बड़ी अच्छी बात है, चल मैं पहुंचा दूं। मृगमयी नौका पर बैठी। नाविक ने नौका छोड़ दी। मेघों के अश्रु बहना शुरू कर दिया। सावन भादों के समान पूरी चढ़ी हुई नदी के थपेड़े नौका को जोर से हिलाने लगी। मृगमयी का शरीर सारा थका हुआ था। नींद के मारे टूटने सा लगा। आंखें नींद से बोझल हो गईं। वह आंचल बिछाकर वहीं लेट गई और बेधड़क सो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वह अपने ससुराल में ही पड़ी सो रही है। उसे जगते देख महरी बड़बड़ाने लगी। उसका बड़बड़ाना सुनकर सास माँ भी वहां आ पहुंची और जो मन में आया वह कह गई। मृगमयी आंखें फाड़ फाड़ कर शांत हो उसके मुख की ओर देखती रही। अंत में सास माँ ने जब उसके पिताजी की शिक्षा पर व्यंग करना शुरू कर दिया तब मृगमयी जल्दी से उठ बगल की कोठरी में अंदर घुसकर द्वार बंद कर लिया। अपूर्व ने लाज को बिल्कुल ही ताक पर रखकर माँ से कहा, माँ, वधू को 2-4 दिनों के लिए मैं उसके घर भेज देने में कोई हर्ज की बात नहीं है। माँ ने अपूर्व को पूरी तरह आड़े हाथों ले लिया। बोले, नपूते, दुनिया में इतनी लड़कियां होते हुए भी न जाने कहाँ से यहाँ छांट छांट कर ऐसे हजार मेरी छाती पर डाल दिया है तूने। इस प्रकार के कटु शब्द अपूर्व को निर्दोष होते हुए भी सुनने पड़े। उस रोज सारे दिन घर के बाहर बूंदाबांदी और अंदर अश्रु की वर्षा होती रही। अगले रोज अर्धरात्रि को अपूर्व ने मृगमयी को धीरे से जगाकर पूछा, मृगमयी, क्या तुम अपने पिताजी के पास जाना चाहती हो? मृगमयी ने चौंक कर जल्दी से अपूर्व का हाथ पकड़कर कृतज्ञ कंठ से उत्तर दिया, हाँ। तब अपूर्व ने चुपके से कहा, तो चलो हम दोनों चोरी चोरी भाग चले। मैंने घाट पर नाव का प्रबंध कर रखा है। मृगमयी ने इस प्रकार कृतज्ञ दृष्टि से अपूर्व की ओर देखा कि इसके बाद तत्काल ही उठी कपड़े बदले चलने के लिए उद्धत हो गई। अपूर्व ने माँ को किसी प्रकार की फिक्र ना हो इसलिए एक पत्र लिखकर रख दिया। रात्रि में घर से ही निकल पड़े। मृगमयी ने इस नीरव और शांत अंधेरी में पहली ही बार अपने मन से पूर्ण अवस्था और विश्वास के साथ अपने पति का हाथ पकड़ा। उसके अपने ही हृदय का उद्वेग इस स्पर्श मात्र से अपूर्व की नसों में
भी संचारित होने लगा। नौका उसी रात्रि नीरव पहर में वहां से चल दी। अकस्मात खुशी